Hello everyone, you are watching the YouTube channel of Rouse Academy for Competitive Exams. This is Advocate Varun Pradhan presenting you the daily news review. So guys, why don't you hit the like button and subscribe to our channel if you haven't yet. Fine. So in the previous video, I asked you a few questions. Let's see what are the solution. Question 1 was November 14 is observed as A. World Diabetes Day, B. Children's Day, C. Both, D. None of the above. And the right answer is both. Alright. And another question was the Association of Southeast Asian Nations, that is ASEAN, was established in which year? And the correct answer to this is 1967. So kindly make a note of these facts, and now let us see what is there in the news. गाइस पहला आर्टिकल रिलेटेड है कॉप 27 समिट से, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 27 समिट हो रही है उससे रिलेटेड है. ऑनरेबल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही जिससे रिलेटेड ये आर्टिकल यहाँ पर है. एक रोड मैप प्रिपेयर किया है इंडिया ने एनवायरनमेंट को नज़र में रखते हुए, और इंडिया ने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अनाउंस की है. ठीक है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अनाउंस की है जिसमें ये कहा कि इंडिया को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाना है. ये बात लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में कही थी कि भाई कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनाने 2070 तक. ये कैसे करेंगे उसके लिए एक स्ट्रैटेजी जो है वो इस साल बनाई गई है. इस आर्टिकल में कुछ याद रखने वाली महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि सबसे पहला तो ये है कि कॉप 27 की जो मीटिंग है वो इजिप्ट में हो रही है ना. ये बात आप याद रखिएगा. इस तरह की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्टेट PCS एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है. और ये जो बॉक्स में आप देख रहे हैं ये कुछ की हाइलाइट्स हैं जिनको हम सबसे पहले कवर करते हैं. तो पहली बात कही, नेशनल हाइड्रोजन मिशन प्लान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रहा है इंडिया को ज़ीरो कार्बन एमिटिंग नेशन बनाने की तरफ. ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन 2021 में लॉन्च हुआ था जिसमें इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की कोशिश की जा रही है. अब समझते हैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है. देखिए, हम जानते हैं कि पानी जो होता है वाटर, उसका फॉर्मूला होता है H2O, 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen. When this water is treated by way of electricity, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, जब पानी का इलेक्ट्रोलिसिस आप करोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का. और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन नहीं होता, या यूं कह लें कि पॉल्यूशन नहीं होता है. इस हाइड्रोजन को हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन. और अब हमें ग्रीन हाइड्रोजन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करना है. ये बात लास्ट ईयर 2021 में नेशनल हाइड्रोजन मिशन में कही गई थी. दूसरा माइलस्टोन जो बताया गया वो था कि 3-fold इंक्रीज किया जाएगा बाय 2032 इन द न्यूक्लियर कैपेसिटी. यहाँ पर जब हम बात न्यूक्लियर कैपेसिटी की कर रहे हैं तो ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के रूप में नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी की बात हम कर रहे हैं. न्यूक्लियर एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. एक टर्म प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने यूज़ किया था कि हमें धीरे धीरे नॉन फॉसिल एनर्जी की तरफ बढ़ना है ना, नॉन फॉसिल एनर्जी की तरफ बढ़ना है, जिसका दूसरा अर्थ होता है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें जाना है. ठीक है, रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी पर ज़्यादा रिलाई करना है, तो उसी का एक और कंपोनेंट है न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना. तो 2032 तक इसको तिगुना बढ़ाना. ऑलराइट, थर्ड इज अचीविंग एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट ऑफ 20% by
2025 तक हमें 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है ताकि पेट्रोल पर हमारी डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो सके और पेट्रोल के इनकम्प्लीट कंबशन से जो पॉल्यूशन होता है उसको भी हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। तो इसके लिए टारगेट रखा 2025। नेक्स्ट इज मैक्सिमाइजिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंक्रीज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बड़ा बेसिक सा पॉइंट है। फर्दर इट टॉक्ड अबाउट इंक्रीज्ड क्लाइमेट फाइनेंस to be provided by developed countries. Next is long-term strategy aiming at keeping global temperature below 2 degrees। एक ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री तक कम किया जाए और इस सेंचुरी के एंड तक 1.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए हमारा टेम्परेचर, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग इज रियल लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, ये सारी कुछ बहुत ज़रूरी बातें थी जो श्री भूपेंद्र यादव जी ने COP27 में कही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Guys, you can join our batches for UPSC Civil Services exam and MPPSC State Services exam. If you want to boost your preparation, join our batches at Rao's Academy for Competitive Exam. We have a wonderful faculty, experienced faculty who will help you in boosting your preparation. So you can join our batches and visit to our premises. All right. आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ देखते हैं जो कि आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कहा फोर्स्ड कन्वर्जन में अफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जबरदस्ती कराया जाने वाला धर्मांतरण राष्ट्रीय सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है। ये कमेंट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। वो एक किसी मामले की सुनवाई कर रहे थे, एक PIL लगाई गई थी, उस PIL पर सुनवाई कर रहे थे और यहाँ पर उन्होंने ये टिप्पणी दी। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल में और तो कुछ बहुत खास नहीं है समझने के लिए, पर क्योंकि ये फोर्स कन्वर्जन एक्सेट्रा से डील कर रही थी तो ये आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले पेपर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन सकता है। अभी रिसेंटली भी आपने न्यूज़ में ये चीज़ देखी होगी कि बहुत सारे स्टेट्स ने ये अनाउंस किया है कि वो एंटी कन्वर्जन लॉज लेकर आएंगे। मध्य प्रदेश ने भी ये बात कही है, उत्तर प्रदेश ने भी ये बात कही है कि हम एक एंटी कन्वर्जन लॉ लाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में तो इस तरह का लॉ पहले भी रह चुका है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं डायनामिक्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन के और कन्वर्जन से वो कैसे रिलेट करता है। तो देखिए, इंडिया एक इस तरह की सेक्युलर कंट्री है जिसने रिलीजन से कंप्लीटली सेपरेशन नहीं किया है। हम एक उस कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को मानते हैं जिसमें स्टेट का तो कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन सिटीजन के लिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उपलब्ध है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये राइट्स अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो आइए हम क्विकली आर्टिकल 25 देखते हैं कि क्या लिखा है इस आर्टिकल में। सो दिस आर्टिकल रीड्स लाइक फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्री profession, practice and propagation of religion. What a beautiful language our constitution makers यूज। वो यहाँ पर लिख सकते थे सिंपली फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बट उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, प्रोफेशन, practice and propagation of religion. Let us understand what these means. तो देखिए, कॉन्शियस का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के पास राइट है अपने रिलीजियस थॉट्स की और उसके पास ये फ्रीडम है कि वो डिक्लेयर कर सकता है अपने इंडिविजुअल रिलीजन को। वो चाहे तो थीस्ट हो जाए, ईश्वर में माने, अल्लाह में माने, भगवान में माने, जो
जिसमें वो मानना चाहता है। चाहे तो इस तरह की किसी भी परलौकिक बात में ना बिलीव करे, या और दूसरी भाषा में कहें अनीश्वरवादी हो जाए, ठीक है, ये भी उसकी चॉइस है। वो प्रोफेस कर सकता है अपने बिलीफ को, अपने फेथ को ओपनली, फ्रीली, ये भी अलाउड है ना। प्रैक्टिस की बात करें तो भारत में आपको पूरी आज़ादी है। आप टोपी लगा सकते हो, दाढ़ी बढ़ा सकते हो, आप तिलक लगा सकते हो, चोटी रख सकते हो, पूजा कर सकते हो, नमाज अदा कर सकते हो, अरदास कर सकते हो, ये सब राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन में आता है। देन राइट टू प्रोपोगेट, मतलब आप अपने रिलीजियस आइडियाज का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अपने रिलीजियस बिलीफ को और प्रिंसिपल को। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या इन 4 टर्म्स में फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन है या नहीं है, और इस बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने लगातार अलग अलग केसेस में कहा कि यस, अ पर्सन हैज राइट टू कन्वर्ट, धर्मांतरण कर सकता है। देखिए, इसको आप इस तरह से समझें कि मैं एक रिलीजन ए फॉलो करने वाली फैमिली में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरा कॉन्शियस, मेरा विवेक कहता है कि मुझे रिलीजन बी अडॉप्ट करना है। तो क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कौन मुझे आज़ादी देता? आर्टिकल 25। लेकिन यहां पर जानने वाली या महत्वपूर्ण बात यह होगी कि ये कन्वर्जन होना चाहिए वॉलंटरीली, ठीक है, ये ऐच्छिक होना चाहिए, ना कि फोर्स्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया में वॉलेंट्री कन्वर्जन तो अलाउड है, फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। फाइन, जबरदस्ती किसी से आप कन्वर्जन नहीं करा सकते हो। ये बात कही थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक रिव्यू पिटीशन में, इसका नाम था स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977। ये एक रिव्यू पिटीशन थी। इसमें कोर्ट ने कहा कि कन्वर्जन का राइट तो इंक्लूसिव है आर्टिकल 25 में, लेकिन फोर्स्ड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी विलिंगली डन। ऑलराइट, ये बात आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं जो कि रिलेटेड है एकलव्य स्कूल से, ठीक है। कुछ तरह के चैलेंजेस ये एकलव्य स्कूल्स फेस कर रही हैं, उनके बारे में ये आर्टिकल है। तो बेसिकली एकलव्य स्कूल्स एक रेसिडेंशियल स्कूल का मॉडल है जो कि बनाई जाएंगी ऐसे एरियाज में जो कि ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं, या यूं कहें कि ऐसी हिस्सों में जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। और कितनी ज़्यादा होगी इसको लेकर भी कुछ क्राइटेरिया है जो इसी आर्टिकल में दिया है, जिनके आप नोट बना लीजिएगा कि 20,000 ऑड पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल शुड बी देयर। 20,000 आबादी होनी चाहिए ट्राइबल्स की, ऐसे सब डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई जाएगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नहीं, सब डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी, ठीक है। ऐसे हिस्सों में जहाँ पर 20,000 या उससे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, और ठीक है, जो कि लगभग 50% कॉन्स्टिट्यूट करती होगी टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है। तो नंबर और परसेंटेज दोनों का एक क्राइटेरिया है। कितने स्कूल ओपन होने थे? टोटल 740 स्कूल्स को ओपन करने की बात कही गई थी। ये आइडिया पहली बार आया था 1997-98 में, लेकिन इसको रिवैम्प किया गया या रीडिज़ाइन किया गया 2018 में, ठीक है। 2018 में इसको रिवैम्प किया गया, लेकिन कुछ तरह के चैलेंजेस हैं जो ये स्कूल फेस कर रही है ना। ये इस तरह के स्कूल जो है वो फेस कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि क्या वो चैलेंजेस होंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में। तो एक नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट नेस्ट को सेटअप किया गया था, ठीक है। इसी तरह की सेस्ट सेटअप की गई थी, स्टेट एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। और ये दोनों सोसाइटीज
ही होंगी जो एकलव्य स्कूल्स को रन करेंगी। ये कहा गया 2018 में जब इस पॉलिसी को रिवैम्प किया गया। बहुत तरह की गाइडलाइंस इसको लेकर बनाई गई, जिसमें से एक गाइडलाइन ये भी थी कि 20 एकड़ या 15 से 20 एकड़ कम से कम ज़मीन की आवश्यकता होगी इस तरह का स्कूल बनाने में। ठीक है, अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इसको लेकर। तो स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि इन स्कूल्स के कंस्ट्रक्शन में डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि 15 एकड़ ज़मीन वाली जगहें मिलना मुश्किल हो रहा है। इस तरह के एरियाज में, इस तरह के ट्राइबल ब्लॉक्स में 15 एकड़ लैंड मिल पाना बड़ा मुश्किल है, और मिल भी जा रही है तो उनका एक्विजिशन, उनका अधिग्रहण गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, दूसरा एक बड़ी बात स्टैंडिंग कमेटी ने कही कि स्कैटर्ड ट्राइबल पॉपुलेशन यदि है तो उसके लिए ये थ्रेट है, क्योंकि आपने क्राइटेरिया रख दिया 20,000 पॉपुलेशन का। अब ये ट्राइबल्स छोटे छोटे ब्लॉक्स में या छोटे छोटे पैकेट्स में रहते हैं या घेटो लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन स्कैटर्ड होती है, इसलिए 20,000 का ये जो कैप है ये थोड़ा खतरनाक है। ये कुछ बातें ज़रूरी है एकलव्य स्कूल के बारे में जो ये आर्टिकल कवर अप करता है। साइड में आपको जिस्ट देख पा रहे होंगे, ये जिस्ट बड़े काम की होगी, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला आर्टिकल देखते हैं जो कि नॉर्वे और इंडिया के रिलेशनशिप से रिलेटेड है। नॉर्वे के एक अधिकारी भारत आए, ठीक है, जो नॉर्वे के एम्बेसडर हैं, और उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ नॉर्वे का ट्रेड दुगना हुआ है पिछले 2 सालों में। पहले $1 बिलियन हुआ करता था, अब वो $2 बिलियन हो गया है पिछले 2 वर्षों में, डबल हमने कर दिया। ये इंडिया के लिए एक खुशी की बात है। ठीक है, यहाँ पर एक और ज़रूरी बात मिस्टर जैकब ने कही, जो नॉर्वेजियन एम्बेसडर है, कि नॉर्वे $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा क्लाइमेट के ऊपर इंडिया के अंदर। ठीक है, अगले 5 सालों में। ठीक है, अगले 5 सालों में क्लाइमेट को लेकर $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ठीक है, तो यही इस आर्टिकल में महत्वपूर्ण बात थी। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको कुछ याद नहीं रखना है। हाँ, आप ज़रूर नॉर्वे का मैप देख लीजिएगा ताकि आपकी मैपिंग भी स्ट्रांग हो सके, बिकॉज यूपीएससी जो है मैपिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस अक्सर पूछता रहा है ज्योग्राफी के अंदर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ देखते हैं। ये न्यूज़ जो है वो डील कर रही है एक एक्सरसाइज से जिसका नाम है सी विजिल 2022, जो कि 3rd एडिशन है। ठीक है, सी विजिल एक एक्सरसाइज है। इसको कौन कंडक्ट कराएगा? तो इसको कंडक्ट कराएगा इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड इसको कंडक्ट कराएगा, और दूसरी एजेंसी जो इसमें पार्टिसिपेट करेगी वो होगी द इंडियन नेवी। ये दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये 2022 में कौन सा एडिशन है? सो ये 3rd एडिशन है। और कब शुरू हुई थी ये सी विजिल एक्सरसाइज? तो ये शुरू की गई थी 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स के बाद में, क्योंकि वो एक आई ओपनर इवेंट था हमारे लिए कि हमने शायद अपनी कोस्टल सिक्योरिटी पर इतना ध्यान नहीं दिया, इस वजह से वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो पाई। उसके बाद से हमने ये सी विजिल एक्सरसाइज शुरू की। देखिए, कुछ 7,500 किलोमीटर लंबी हमारी कोस्टल जोन है ना। इंडिया की कोस्ट लाइन कुछ इतनी लंबी है, 7500 किलोमीटर। मैं एग्जैक्ट फिगर कोट नहीं कर रहा हूँ, बट रफली इतनी। तो इसको डिफेंड करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपनी बॉर्डर्स को डिफेंड करते हैं। ये बात हमें समझ में आई 26/11 के बाद में, और उसके बाद हमने ये एक्सरसाइज शुरू की। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और अब है बारी करंट ओरिएंटेड वन लाइनर क्वेश्चन की, जो कि आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं. सो कूल नंबर 1 गोज लाइक पाकिस्तान, Ghana and Bangladesh are the first countries who will be receiving funding from G7 Global Shield Initiative, which was announced in COP27 summit in Egypt. ठीक है, आज ही हमने एक बढ़िया सा आर्टिकल पढ़ा COP27 से रिलेटेड. नेक्स्ट आर्टिकल अगेन डील्स विद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, विच सेज Green Energy Open Access Portal is launched by Government of India to promote green energy. ठीक है, क्योंकि हमको 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाना है, ग्रीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ हमें जाना है. नेक्स्ट न्यूज इज लिबरल राइट्स एडवोकेट नताशा पिर्क-म्यूसार वन रन ऑफ वोट टू बिकम स्लोवेनियाज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट. ठीक है, स्लोवेनिया को पहली महिला प्रेसिडेंट मिल गई है, बधाई हो. नेक्स्ट इज टेबल टेनिस प्लेयर अचंता शरत कमल has been awarded the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इसको माना जाता है. पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन हॉकी विजार्ड ध्यानचंद के नाम पर इसको रीनेम कर दिया गया. Alright, the Maharashtra government has begun correspondence with central government of UK requesting return of जगदम्बा sword of छत्रपति शिवाजी. ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि छत्रपति शिवाजी की तलवार का नाम क्या था, तो वो था जगदम्बा, जो कि आजकल यूएस में है, सॉरी यूके में है. और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पत्राचार शुरू किया है, वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूके गवर्नमेंट से कि वो तलवार हमें वापस दे दीजिए. ठीक है, अगली और बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज है वो है 15 नवंबर इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा. ठीक है, बिरसा मुंडा जी की जयंती है 15 नवंबर को, और इस डे को जनजातीय गौरव दिवस ट्राइबल प्राइड डे के रूप में भी मनाया जाता है. और एक बात और आप यहाँ याद रखिएगा कि 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड बनाया गया था. ठीक है, झारखंड वॉज कार्व्ड आउट ऑफ बिहार ऑन 15 नवंबर 2000. ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड का फाउंडेशन डे कब है. तो कौन थे बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा एक बड़े पॉपुलर ट्राइबल लीडर थे 19th सेंचुरी के, जिन्होंने ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी और कन्वर्जन के अगेंस्ट मुंडा रिवोल्ट की शुरुआत की थी. ठीक है, मुंडा रिवोल्ट की शुरुआत की थी और पॉपुलरली उन्हें लोग भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना करते थे. ठीक है, मध्य प्रदेश पीएससी में तो बिरसा मुंडा पर क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा चुका है, बोथ प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, और यूपीएससी भी ट्राइबल रिवोल्ट्स और ट्राइबल लीडर्स से क्वेश्चन पूछता रहा है, तो ये आप याद रखिएगा. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज. अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्विज आज की न्यूज से रिलेटेड. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज जनजातीय गौरव दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन A 15 नवंबर, B 25th नवंबर, C 15 December, D none of the above. And question number 2 is by which year India is expected to be carbon neutral, 2030, 2050, 2060 or 2070? If you know the answer, please let us know in the comment box, and if you don't know the answer, stay tuned with us and watch our next video in which we'll be telling you the answer. So I hope this video is informative as well as enjoyable. If you like this video, do hit the like button, share it with your fellow aspirants, subscribe to the channel of Rouse Academy for competitive exam, follow us on other social media handles so that you don't miss any update. This is me, Varun Pradhan, signing off. We'll catch you soon with another video. Thank you so much.